बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं हबीबुल्लाह कमर और आज हम ई कॉमर्स का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे जो कि मुश्तमिल है ई कॉमर्स सिक्योरिटी और पेमेंट्स के ऊपर। अ, हम जेम्स हॉल की बुक को फॉलो कर रहे हैं इस कोर्स को स्टडी करने के लिए और चैप्टर्स की तरतीब वहाँ पर एडिशन के एतबार से डिफरेंट हो सकती है। ये 2014 का जो बुक है की जो बुक एडिशन था उसके अंदर चैप्टर 5 है, लेकिन आप इसके टॉपिक को और चैप्टर के नेम को ध्यान में रखें कि ये चैप्टर ई कॉमर्स सिक्योरिटी और पेमेंट्स के नाम से जो है वो आपकी बुक के अंदर होगा। इसके दो मॉड्यूल होंगे हमारे पास। एक मॉड्यूल के अंदर हम ई कॉमर्स सिक्योरिटी और सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे और जो इसका दूसरा पोर्शन होगा इस चैप्टर का उसके अंदर हम पेमेंट सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। और ये दोनों जो पोर्शन हैं ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं और ये बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम बात करें आज के हमारे स्कोप की या आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स की, तो आज हमने बात करनी है कि ई कॉमर्स क्राइम एंड सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हैं क्या और कौन कौन सी डायमेंशंस हैं ई कॉमर्स सिक्योरिटी की और किस तरह हम एक ई कॉमर्स सिक्योरिटी इन्वायरमेंट को सेट करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये चीज़ें जो हैं वो आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम देखेंगे जी। अगर हम बात करें ई कॉमर्स सिक्योरिटी की, तो आज के ज़माने में हम देखते हैं जी साइबर वार का लफ्ज़ जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि जी साइबर वार का ये ज़माना है। और साइबर वार में हमारे पास क्या आता है जी कि हम देखेंगे कि ये देखेंगे ह्यूमंस हैव वार्ड। तकरीबन ये सदियों पुरानी बात है जी कि लोग जो हैं वो आपस में लड़ते झगड़ते आ रहे हैं और वो किससे लड़ते थे जी, जो उस वक़्त की टेक्नोलॉजी उस वक़्त के टूल्स ऑफ वारफेयर उनके पास मौजूद होते थे। अगर दौर था स्टिक्स का और स्टोन्स का तो वो उसके ज़रिए लड़ते थे। अगर दौर होता था हमारे पास आर्टिलरी और बॉम्ब्स का तो वो उसके ज़रिए लड़ते थे, यानी तोपों का और टैंक्स का दौर होता था। लेकिन चूंकि आजकल हम देख रहे हैं जी कि हमारे पास इंटरनेट का ज़माना है, साइबर वर्ल्ड है, तो उसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म के एल्गोरिदम्स, कंप्यूटर कोड और डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनके ज़रिए जो आज के कंट्रीज़ हैं वो लड़ रहे हैं और एक दूसरे पे अटैक्स करते हैं। आपको मैं याद दिलाता जाऊं कि कुछ अर्सा पहले तक आपने देखा था अमेरिका और ईरान की जो टेंशन थी उसके अंदर अमेरिका ने जो है वो यूएसए ने एक साइबर अटैक किया था ईरान का जो न्यूक्लियर सेटअप था उसके अंदर, और ऐसा रिपोर्ट हुआ था मीडिया के ऊपर। तो इस तरह के अटैक्स जो हैं, इसी तरह आपने इस तरह की चीज़ें तो आम सुनी होंगी, फलां पॉलिटिशियन है उसका अकाउंट हैक हो गया, या आपने इस तरह की खबरें ज़रूर सुनी होंगी कि पाकिस्तान की फलां वेबसाइट को जो है वो इंडिया ने हैक कर लिया, या इंडिया की फलां वेबसाइट को जो है वो पाकिस्तान ने हैक कर लिया। इस तरह की चीज़ें, हर मुल्क के पास इस वक्त एक हिडन आर्मी है हैकर्स की, ठीक है जी, जिनके पास अपनी वेपनरी है और वो वेपनरी क्या हैं, वो कंप्यूटर के एल्गोरिथम्स हैं, वो कंप्यूटर के कोड हैं यानी कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं जिनकी मदद से वो एक दूसरे के ऊपर अटैक्स भी करते हैं। और कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कंप्यूटर एल्गोरिथम्स की मदद से की जाने वाली जो वार है, जो जंग है, जो बजरिया इंटरनेट की जाती है, इसे हम साइबर वार कहते हैं। साइबर स्पेस और साइबर वार, जिस तरह हमारे पास एक मार्केट स्पेस होती है ये फिजिकल है, लेकिन जब हम साइबर स्पेस की बात करते हैं तो ये वर्चुअल एक है, यानी इंटरनेट की दुनिया, इसे हम साइबर स्पेस कह देते हैं। ये अब हमारा मैदान जंग बन चुका है और इसके अंदर जो लोगों के या मुल्कों के फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं, जो उनके कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं, उनको ब्रेक करना, उनमें एंटर हो जाना, उनमें जाके उनकी फंक्शनैलिटीज़ को डिसरप्ट कर देना, ख़राब कर देना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आज के साइबर वार के अंदर जो हैं वो होती हैं। यूएस अटैकिंग ईरान कंप्यूटर, ईरान अटैकिंग सऊदीयाज कंप्यूटर एंड पाक एंड इंडिया टू, ये काफ़ी सारी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं जो इस वक्त साइबर वार के हवाले से की जाती हैं। ये एक इंटरेस्टिंग पिक्चर है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जी। ये देखें जी आप, ये एक साइबर वार था, ये हैकर था एक जिसको सजाए मौत दी गई थी। इसने, अल्जेरियन हैकर था, $200 यूएस डॉलर जो हैं ये इसने बैंक्स में से चुराए और इसने डोनेट कर दिए थे पुअर पैलेस्टीन पीपल्स के दरमियान। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसे जो है वो जब साउथ कोरिया से या कोरिया से इसे गिरफ्तार किया गया था तो इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक जहाँ पे इसे तो साइबर सिक्योरिटी को ब्रेक करने और हैकिंग के ज़ुमरे के अंदर आके फिर
इसको सेंटेंस यानी कि सजाए मौत दी गई थी। तो यहाँ पर बताने का मकसद हमारे पास ये है कि ई कॉमर्स की सिक्योरिटी के हवाले से भी ऐसे जुराइम मौजूद हैं जिनमें कम से कम सज़ा जो है वो फ़ाइन की होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो सज़ा है वो डेथ पेनल्टी तक की सज़ा ई कॉमर्स सिक्योरिटी या साइबर स्पेस सिक्योरिटी या हैकिंग के जराइम में मौजूद है। आमतौर पे तो हम ये समझते हैं खुदा न खास्ता कि ये इस तरह का कोई बड़ा जुर्म नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे किसी भी किस्म का मिसकंडक्ट करना, ठीक हो गया, वो चाहे इंडिविजुअल आप किसी के साथ करते हैं, वो चाहे आप माशरती तौर पे करते हैं, वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये साइबर वार, साइबर क्राइम के ज़ुमरे में आती हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब अगर हम स्पेसिफिकली देखें, क्योंकि ई कॉमर्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था, ई कॉमर्स ऐसा वे ऑफ बिजनेस है, ऐसा वे ऑफ ट्रेडिंग है, ऐसा वे ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस है जिसके अंदर इंटरनेट यूज होती है, मोबाइल एप्लीकेशन यूज होती है और वेब यूज होती है। अगर हम ई कॉमर्स के सेटअप को यूज करते हैं ऑनलाइन, तो डेफिनेटली हमें भी इस तरह की सिक्योरिटी थ्रेट्स भी मौजूद होंगे। कौन कौन से सिक्योरिटी थ्रेट्स हमें मौजूद हो सकते हैं और हमने अपनी कंपनी के लिए किस तरह जो है वो इन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस को जो है वो हमने अवॉइड करना है या देखना है। अगर हम बात करें इंटरनेट और वेब की, तो ये जिस तरह बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो अटैक्स के अंडर भी हैं और बहुत ज़्यादा फेलियर्स के अंडर भी हैं, ठीक है। इसीलिए आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़हन में रखनी पड़ती हैं जब आप ई कॉमर्स सिक्योरिटी या ई कॉमर्स सेटअप की तरफ जाते हैं। अब अमेज़न क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर है। खुदा ना खास्ता अगर हम कहते हैं जी कि उसको कोई बंदा हैक कर लेता है, पड़ा कहाँ हुआ है वो स्टोर, साइबर स्पेस पे ही पड़ा हुआ है ना, वो इंटरनेट पे पड़ा हुआ है। अगर उसको कोई बंदा जो है वो हैक कर लेता है, उसकी इन्वेंट्री में जाके चेंज कर देता है, जो प्रोडक्ट्स वहाँ पे पड़ी हुई हैं, या उसके बिलिंग के अंदर जाके कुछ चेंज कर देता है, या वहाँ से कोई बंदा जो है वो शॉप कर लेता है, या कुछ भी ऐसा बैंक्स के सिस्टम्स में इंट्रूड करने के बाद, उनके अंदर एंटर होने के बाद अगर कोई बंदा वहाँ पे कुछ ऐसी मेलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म कर लेता है कि जो है वो आप कह लें एक्सेप्टेबल नहीं है, नॉट फॉर द कस्टमर्स एंड द बैंक ऑफिशियल्स, तो ऐसी सारी चीज़ें मुमकिन हैं। और ये अल्फाज हैकिंग के, साइबर वार के, साइबर सिक्योरिटी के, ये आई डोंट थिंक कि आज के स्टूडेंट के लिए, चाहे वो कॉमर्स का स्टूडेंट है, चाहे वो बिजनेस का स्टूडेंट है या कंप्यूटर साइंसेस का स्टूडेंट है, उसके लिए ये अल्फाज नए नहीं हैं। दे मस्ट बी एंड दे शुड बी। उन्हें अगर हैं, अगर नहीं भी अवेयर, तो उन्हें अवेयर होना चाहिए कि आज हम साइबर सिक्योरिटी में और साइबर वार के अंदर जो है ना वो घिरे हुए हैं। होता असल में क्या है कि जिस तरह हम देखते हैं जी कि दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है या ग्लोबलाइजेशन का दौर आ गया है, जो बैरियर्स हैं वो ख़त्म होते चले जा रहे हैं, फासले मिटते चले जा रहे हैं, और आप अपने डोर स्टेप के ऊपर चीज़ों को बाय कर रहे हैं, अपने बिजनेस को कैरी ऑन कर रहे हैं, शॉप कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें अगर ग्लोबली बढ़ रही हैं, तो ये भी ज़हन में रखिएगा इनके ऊपर अटैक्स भी बढ़ने के खतरे हैं। और एक बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स मौजूद हैं इंटरनेट की दुनिया के अंदर कि जो जो बाकायदा तौर पर बैठे होते हैं हर वक्त, जो ट्रैप करने के लिए, किसी का व्हाट्सएप हैक हो रहा है, किसी का बैंक अकाउंट हैक हो रहा है, किसी के जैज़ कैश इजी पैसा अकाउंट में से पैसे निकलवाए जा रहे हैं, किसी को कॉल्स मौसूल हो रही हैं कि आपके बैंक में ये प्रॉब्लम है। ये सारे गैंग्स हैं डिफरेंट किस्म के लोगों के, जो इसको जो है ना आप कह लें फेसबुक, सोशल मीडिया के ऊपर फेक लोग बैठे हुए हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं जी। ऐप अपने पेज बनाया, प्रोडक्ट लगाई, लोगों को सेंड किया, वहां से पैसे लिए और उसके बाद उनको प्रोडक्ट नहीं भेजी। इवन मोर वरीसम is the growing number of large scale attacks that are funded, organized and led by the various nations against the internet sources of other nations। यानी ये यहाँ तक बढ़ गया हुआ है कि ये बाकायदा फंड किए जाते हैं, इन अटैक्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है और लीड किया जाता है वेरियस नेशंस के, यानी मुख्तलिफ ममालिक में बैठ के लोग, जहाँ पर साइबर लॉज की इम्प्लीमेंटेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, पूरे पूरे गैंग बनाए हुए हैं, और बाकायदा पूरे नेशनल लेवल के ऊपर भी जो है वो इस तरह के अटैक्स जो हैं वो किए जा रहे हैं। करंटली देयर आर फ्यू इफ एनी स्टेप्स दैट इंडिविजुअल और बिजनेस कैन टेक। तो हम इन्हें इस प्रोस्पेक्टिव को देखना है, समझना है।
हमारा प्रोस्पेक्टिव मुल्कों की सिक्योरिटी को नहीं है। हम सिर्फ इस चीज़ को आप कह लें विजन करेंगे एक ई कॉमर्स सिक्योरिटी के हवाले से, और ई कॉमर्स स्टूडेंट के हवाले से हम देखेंगे कि ये रिस्क्स जो हैं, ये ख़तरात जो हैं, ये मौजूद हैं। इनके अंदर रहते हुए आप अपनी कंपनी के लिए ई कॉमर्स सिक्योरिटी को किस तरह से इन्वायरमेंट को सेट कर सकते हैं, कौन कौन से डायमेंशंस हैं जिनको आपने इंश्योर करना है। मसलन अब दराज.pk है, सारी दुनिया उसके ऊपर पाकिस्तान की है, अमेजॉन है। अब अगर इनकी सिक्योरिटी टाइट नहीं होगी तो कैसे लोग अपने क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन वहां स्टोर कर रहे हैं, लोग अपने डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन। अब अगर कोई बंदा सिर्फ और सिर्फ दराज.pk अमेजॉन के सिस्टम में इंट्रूड कर जाता है और वहां से वो क्रेडिट कार्ड की इन्फो चुरा लेता है और उसके बाद जो है वो उस क्रेडिट कार्ड के जरिए शॉपिंग कर लेता है, तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना रिस्की ये हो सकता है। तो कितनी जिम्मेदारी आती है उस ई कॉमर्स फर्म के ऊपर कि वो अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करे, वो अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करे, अपनी वेबसाइट्स को प्रोटेक्ट करे, डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करे, और जितनी पर्सनल इंफॉर्मेशन रूटीन सिक्योर जो मौजूद है लोगों की उसके सिस्टम के अंदर, उनकी डेटाबेस के अंदर, उन तमाम को डिफरेंट किस्म के सिक्योरिटी अटैक से उसे बचाना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है ई कॉमर्स सिक्योरिटी के हवाले से। इस चैप्टर के अंदर इंशाल्लाह हम इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और आगे लेके चलेंगे। अगर हम बात करें एक ओवरऑल इन्वायरमेंट जो है वो सिक्योरिटी का ई कॉमर्स के अंदर किस तरह से सेट किया जाता है, तो ये देखें ये लेयर्स हैं। अब आप आम जिंदगी में देख लें जी क्या होता है। आम जिंदगी में जब सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है किसी ऑफिशियल को, तो वो भी लेयर्स में प्रोवाइड की जाती है। मसलन जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग होती है उसके इर्द गिर्द एक लेयर होती है जो है वो कमांडोज वगैरह की, फिर उसके थोड़ा सा फासले पे दूसरी लेयर, दूसरा दस्ता कोई खड़ा होता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। बिल्कुल यही सेटअप आपके पास मौजूद है। ये आपका डाटा पड़ा हुआ है जिसको आपने स्टोर करना है। सबसे पहली ऑप्शन इसके ऊपर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस हैं। ये क्वेश्चन पेपर में एज इट इज भी आपको एग्जाम में आ सकता है, व्हाट इज ई कॉमर्स सिक्योरिटी एंड व्हाट आर ई कॉमर्स सिक्योरिटी एनवायरनमेंट। तो आपने ये डायग्राम बनाते हुए आपने बयान करना है टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स कौन कौन से हैं, लॉज एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स जो हैं वो कौन। ये तीन चीज़ों के जरिए हम एक ई कॉमर्स सिक्योरिटी इन्वायरमेंट को सेटअप करते हैं। टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस में हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी हमें क्या क्या एल्गोरिथम्स और कोड फ्राहम करती है, जिसके अंदर हम एनक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे और एनक्रिप्शन की टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम एंटी वायरसेस और एंटी मैलवेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम फायरवॉल्स के बारे में देखेंगे। ये तीन चार किस्म के टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस मौजूद हैं कि जी अगर आप ये सॉल्यूशंस बाय कर लेते हैं लोगों से या इनको अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो आपको ये फायदे मिलेंगे। उसके बाद हर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी डिफरेंट पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाए होते हैं। अब आप बैंक में चले जाएं, अब आप पाकिस्तान के अंदर स्टेट बैंक पाकिस्तान ने क्या पॉलिसी बनाई हुई है कि कोई बंदा उस वक्त तक ऑनलाइन शॉप नहीं कर सकता, उसका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मुकम्मल नहीं होगी जब तक उसके नंबर के ऊपर एक ओटीपी भेजा जाता है, वन टाइम पासवर्ड, वो उस नंबर को एंटर करता है, उसके बाद वो पेमेंट जो है वो बैंक जो है उसे चार्ज करता है। अब ये कोई और ये सोल्यूशन नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी है। ये ओवरऑल तमाम बैंक्स को जो है वो स्टेट बैंक ने जो हदायतनामा जारी किया हुआ है इन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट, वो यही है कि जी आपके हर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के साथ एक फ़ोन नंबर अटैच है, और जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करते हैं तो वहाँ से एक ओटीपी जनरेट होता है जो आपके मोबाइल पे सेंड किया जाता है। जब तक आप वो एंटर नहीं करते तो आपकी वो जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है वो कंप्लीट नहीं होती है। इसी तरह डिफरेंट किस्म की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपने लेवल पे एनफोर्स कर सकती हैं। तीसरी चीज़ है लॉ एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। अगर उस मुल्क में कुछ साइबर लॉज मौजूद हैं, ठीक है, उन वो भी एक लेयर होती है। जैसे अगर एक मुल्क के अंदर ये हो ही ना कि जी इंटरनेट के ऊपर किसी बैंक में से पैसे चुराने का, गलत ऑर्डर करने का, ई कॉमर्स के अंदर ये कोई भी एक्सी मेलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म करने का कोई कानून ही कोई नहीं है, ठीक है, कोई उसकी सजा ही कोई नहीं है। या इंडस्ट्री ने, जिस तरह बैंकिंग इंडस्ट्री ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि ये एक स्टैंडर्ड है, इससे बिलो आप सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते।
अगर आपने कोई उस इंडस्ट्री ने, जो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, उसने कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं किया या नेशनल लेवल के ऊपर या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर किसी किस्म का कोई लॉ मौजूद नहीं है, तो फिर भी आप देख सकते हैं कि इन ये तमाम हमारे जो चीज़ें हैं ये बेकार हो सकती हैं। तो इस तरह ये 3 लेयर्स के अंदर जाके हमारा सिक्योरिटी इन्वायरमेंट जो है वो सेटअप होता है। अगर हम बात करें ई कॉमर्स सिक्योरिटी के स्कोप की, तो जिस तरह साइबर क्राइम जो है ये बढ़ता चला जा रहा है, तो ये मोर सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है इस वक्त तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी और कंज्यूमर्स के लिए भी। यानी कंज्यूमर भी इससे बचना चाहता है और ऑर्गेनाइजेशंस भी डेफिनेटली इससे बचना चाहती हैं। ये चंद अटैक्स हैं जी, बॉट नेटवर्क्स, डीडीओएस अटैक्स हैं, ट्रोजन है, फिशिंग है, डाटा थेफ्ट है, आइडेंटिटी फ्रॉड है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड है, स्पाईवेयर, ये तमाम वो नाम हैं जो हमारे रूटीन के अटैक्स हैं और इनके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे भी कि कौन कौन से सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं वो इस वक्त मार्केट के अंदर मौजूद हैं जो एक ई कॉमर्स सेटअप के लिए जो है वो मैलिशियस हो सकते हैं। अगर हम बात करें इसके स्कोप की, तो लिटरेचर हमें कुछ ये लिटरेचर की हम बात करते हैं तो लिटरेचर हमें यही बता रहा है कि सबसे ज़्यादा जो अटैक्स हैं वो वायरसेस के ज़रिए होने हैं। ठीक है, यानी हम देखें अगर यहाँ पर, तो वायरसेस जो हैं ये अटैक कर रहे हैं। वॉर्म्स, वायरसेस और वॉर्म्स कंप्यूटर के प्रोग्राम्स ही होते हैं जो इंटरनेट पर डाउनलोडिंग करते हुए आपके कंप्यूटर में आ जाते हैं। ट्रोजन हॉर्सेस के ज़रिए हो रहे हैं। और 100% ऑफ कंपनीज ने जब ये सर्वे किया तो 95% जो है वो मेलवेयर है, बॉटनेट्स जो हैं वो 71% हैं, वेब बेस्ड अटैक्स जो हैं ये 64% हैं। ठीक है जी। और इसी तरह जी, और ये डिफरेंट किस्म का सर्वे है जी। एडवांस इन, अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे पास अटैक्स जो हैं, रिड्यूस्ड एंट्री कॉस्ट एंड स्किल रिक्वायर्ड, यानी इनके लिए कुछ ज़्यादा यानी आप कह लें कि बुरा काम ज़्यादा सीखना नहीं पड़ता, कोई कॉस्ट नहीं इसके ऊपर लगानी पड़ती। तो साइबर क्राइम बिजनेस के अंदर लो कॉस्ट एंड रेडिली अवेलेबल वेब अटैक, यानी ऐसे बने बनाए आपको टूल्स मिल जाते हैं ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर और हैकर्स बना बना के बेचते हैं जिनके ज़रिए आप इस तरह के अटैक्स जो हैं या हैकर्स जो हैं वो इस तरह के अटैक्स जो हैं वो करने के काबिल होते हैं। यानी आप समझते होंगे कि जी अगर ये कंप्यूटर के ज़रिए करना है तो ये बड़े माहिर आदमी करते होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत बने बनाए रेडीमेड टूल्स और सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। आपने, आपकी नज़र से ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं गुजरा जिसके ऊपर लिखा होता है जी कि इसके ज़रिए आप वाईफाई का पासवर्ड ब्रेक कर सकते हैं? तो वो सॉफ्टवेयर तो मौजूद है ना। तो इसका मतलब है ये रेडी टूल्स पड़े होते हैं और बड़ी आसानी के साथ इनको इस्तेमाल करके इस तरह के अटैक्स को कंडक्ट किया जा सकता है। उनका कामयाब होना या नाकामयाब होना ये तो उस फर्म की सिक्योरिटी पे बेस करता है कि उनकी सिक्योरिटी कितनी अच्छी है। अगर उनकी साइबर सिक्योरिटी अच्छी होगी तो डेफिनेटली आप जो छोटे लेवल के अटैक्स हैं वो कभी भी कामयाब नहीं होते। और इसी तरह आप देख सकते हैं जी कि हमारे पास स्पेशल हैकर्स जो हैं वो स्पेशल सॉफ्टवेयर भी लिखते हैं और वो जो हैं वो इनके ज़रिए जो है ना वो 60% मैलिशियस एक्टिविटी भी परफॉर्म करते हैं। इसी चैप्टर के अंदर इंशाल्लाह हम बात करेंगे हैकर्स कौन कौन से होते हैं, कितनी किस्म के होते हैं, ये भी गुफ्तगू की जाएगी। मैलिशियस अटैक्स कितने होते हैं ये भी आने वाले पोर्शंस में गुफ्तगू की जाएगी और हम डेफिनेटली इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें ई कॉमर्स सिक्योरिटी इन्वायरमेंट की, तो क्रिमिनल्स कौन कौन से हैं जी जो आपकी इंफॉर्मेशन को चुराएंगे जी इंटरनेट के ऊपर और उसके बाद इस इंफॉर्मेशन को वो किसी भी मैलिशियस एक्टिविटी के लिए, दूसरों को धोखा देने के लिए या कोई भी ऐसी चीज़, यानी एक बंदा पासवर्ड चुरा लेता है किसी का और वो सर्वर में इंट्रूड करके तो वहाँ से कोई इंफॉर्मेशन हैक कर सकता है। फॉर एग्जांपल 2013 की एग्जांपल है कि बैड बी जो है ये कोई नाम था या कोई वायरस था जिसको 7 साल की सज़ा दी गई है और ये क्या करता था, इसने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का डाटा जो है ना वो चुराया था। 2.5 मिलियन यानी 25 लाख क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इस बंदे ने चुराए और उसके बाद वो जाली बनाकर बेचने शुरू कर दिए ऑनलाइन कि जी मुझसे ये क्रेडिट कार्ड खरीद लें और इससे आप जो है वो जो है ना वो आगे चीज़ों को बाय कर सकते हैं। कुछ केसेस के अंदर क्या करते हैं जी कि क्रिमिनल्स क्या करते हैं, डीफेस कर देते हैं, वेंडलाइज कर देते हैं, डिसरप्ट कर देते हैं एक वेबसाइट को। वेबसाइट को डीफेस करने का क्या मतलब है कि उस वेबसाइट के ऊपर कोई और कंटेंट अपलोड कर दिया जाता है या वेबसाइट की स्पीड को इतना स्लो कर दिया जाता है कि वो एक्सेसिबल ही ना रहे और इस तरह की चीज़ें जो हैं
वो कर ली जाती हैं ताकि गुड्स एंड सर्विसेज को स्टील किया जा सके या फिर उनकी जो एक नॉर्मल वर्किंग है उसको डिसरप्ट किया जा सके। साइबर क्राइम अगेंस्ट ई कॉमर्स साइट इज डायनामिक एंड चेंजिंग ऑल द टाइम, यानी ये बात तो हो रही थी जनरल, लेकिन अगर हम ई कॉमर्स के हवाले से देखें तो उसमें स्पेसिफिकली ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड ट्रेंड्स ई कॉमर्स साइट्स जो हैं उसके अंदर जो जो अटैक्स हो रहे हैं वो बड़े डायनामिक हैं और वो चेंज होते चले जा रहे हैं, यानी हर कुछ अरसे के बाद नया ई कॉमर्स अटैक जो है वो आ जाता है, नए किस्म की स्ट्रैटेजी बना के वो लोगों को लूटना शुरू कर देते हैं या लोगों के साथ जो है वो फ्रॉड करना शुरू। यही वो वजह है पाकिस्तान के अंदर, यकीन करें पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो लोग ये कहते हैं जी कि हम ऑनलाइन कार्ड तक नहीं बनवाएंगे, एटीएम कार्ड नहीं बनवाएंगे, हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। पीछे क्या है जी, सिक्योरिटी रिस्क जो है वो मौजूद है और ये सेम चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान से लेकर अब्रॉड द कंट्रीज एंड अक्रॉस द वर्ल्ड ये चीज़ें मौजूद हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि ई कॉमर्स सिक्योरिटी की डायमेंशंस हमारे पास क्या हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, तो सबसे पहली डायमेंशन इंटेग्रिटी की है। इसका मतलब क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले की है या उसको भेजी है हैज़ नॉट बीन अल्टर्ड इन एनी वे बाय एनी अनऑथोराइज्ड पार्टी। जो इन्फॉर्मेशन फ्लो कर रही है फ्रॉम कंज्यूमर टू कस्टमर और कंज्यूमर टू सेलर और सेलर टू कंज्यूमर, जो इंफॉर्मेशन भी आप देखें एंश्योर बीइंग डिस्प्लेड ऑन अ वेबसाइट आर ट्रांसमिटेड आर रिसीव्ड ओवर द इंटरनेट, बजरिया इंटरनेट जो इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही है वो चेंज नहीं की गई। ऐसा नहीं हुआ कि किसी हैकर ने उसकी ट्रांसमिशन के दरमियान में उसे पकड़ा हो और पकड़ के उस इंफॉर्मेशन को चेंज करके जो है ना वो रिसीवर एंड के ऊपर भेज दिया हो। इस बात को गारंटी करना, इस डायमेंशन को देखना, इसे हम कहते हैं इंटेग्रिटी। तो इसका मतलब है ई कॉमर्स सिक्योरिटी में सबसे ज्यादा फोकस हमारा इंटेग्रिटी के ऊपर होगा। उसके बाद है नॉन रेप्यूडिएशन, द एबिलिटी टू एंश्योर दैट ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स डू नॉट डिनाई री जो है रिप्यूडेट देयर ऑनलाइन एक्शंस। आप कैंसिल नहीं करेंगे किसी चीज को, आप डिनाई नहीं करेंगे कि एक ट्रांजैक्शन को स्टार्ट कर दिया गया और आपके दो एंड्स के ऊपर जो भी ई कॉमर्स के उस सेशन को में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये नहीं होगा कि वो सेशन को दरमियान में ब्रेक कर देंगे और वो जो है ना वो उसे डिनाई कर देंगे। एक हद तक तो होता है कि चीज़ों को कैंसिल किया जा सकता है, लेकिन अगर इस तरह होगा तो इससे भी नुकसान हो सकता है। एथेंटिसिटी, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन और एंटिटी विद whom यू आर डीलिंग विद द इंटरनेट। ठीक है, आप देखें गूगल ने अब जो है ना वो आपको डबल आइडेंटिटी का एक दिया हुआ है, टू वे इंक्रिप्शन का। आप अपने मोबाइल से या उधर से लॉगिन होते हैं तो आपके मोबाइल पे एक मैसेज आ जाता है, जब तक आप उसे नहीं टच करते या उस नंबर को सिलेक्ट नहीं करते तो आप अपने लैपटॉप के ऊपर गूगल अकाउंट में एंटर नहीं होते। फेसबुक के ऊपर इस तरह एथेंटिसिटी की जा सकती है। तो जो आइडेंटिफाई करने के जो मेजर्स हैं उस ई कॉमर्स के अंदर, उस ई कॉमर्स सिक्योरिटी सेटअप के अंदर, वो हमारे पास एथेंटिसिटी के अंदर आते हैं कि अगर सिस्टम को ये शक होता है कि जी ये कोई मैलिशियस एक्ट जो है वो परफॉर्म किया जा रहा है या ये वो, मसलन मैं आपको बताता हूँ, आप गूगल के ऊपर जो है ना वो पासवर्ड अगर बार बार गलत एंटर करें ना तो आपके ऊपर वहाँ पे कैप्चा की ऑप्शन आ जाती है। तो इस तरह का कि किस तरह से हम इंश्योर करेंगे कि ये वही बंदा है जो जिसकी ये आइडेंटिटी है। उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी, इसका मतलब क्या है जी कि इंश्योर द मैसेजेस एंड डाटा, यानी जितने मैसेजेस और डाटा आपके पास महफूज है कस्टमर का, वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को ही अवेलेबल होगा जो उसके ऑथोराइज्ड है। यानी समझ लें कि मैंने कुछ अर्सा पहले द्रास.pk की कॉल सेंटर पे कॉल किया तो मैंने उनसे बताया कि जी मेरी चैट हुई है जो सेलर के साथ, उस चैट को आप देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि आपकी और सेलर की जो चैट है उसको हम ऑथोराइज्ड नहीं है देखने के। तो आपके सिस्टम में ये चीज़ मौजूद होनी चाहिए कि कौन सी जो इंफॉर्मेशन है वो और जो डाटा है वो किस किस लेवल तक और कौन कौन से एम्प्लॉय को पहुंचाया को अवेलेबल होगा और किसको ऑथोराइज्ड है और किसको ऑथोराइज्ड नहीं है। आप किसी बैंक में चले जाएं ना और उनकी वर्किंग को देखें तो हर बंदा जो है वो सारे काम को जो है ना वो ऑथोराइज्ड नहीं होता। अगर एक बंदा एंट्री कर रहा है तो उसकी वेरिफिकेशन करने के लिए
या करवाने के लिए हो सकता है आपको दूसरे काउंटर पे जाना पड़े। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब हमारे पास यही है कि इस बात को इंश्योर करना कि तमाम मैसेजेस और डाटा जो अवेलेबल हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ऑथोराइज्ड लोगों को अवेलेबल हैं जो उसके लिए मुकर्रर किए गए हैं। प्राइवेसी से मुराद है इन कंट्रोल द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट वन सेल्फ। इसका मतलब क्या है कि जो इंफॉर्मेशन आपके पास स्टोर है लोगों की ई कॉमर्स सेटअप के अंदर, अब मेरा क्रेडिट कार्ड और मेरा डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन द्रास.pk में पड़ी हुई है, ठीक है, मेरे आईडी कार्ड की कॉपी जो है वो facebook.com के पास पड़ी हुई है, मेरे कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट जो है वो व्हाट्सएप एक्सेस कर सकता है। क्या आया था आपको याद होगा, व्हाट्सएप की जो कुछ अर्सा पहले प्राइवेसी पॉलिसी आई थी जिसके ऊपर बड़ा शोर हुआ था, वो यही तो था ना कि व्हाट्सएप कह रहा था कि मैं आपकी प्राइवेसी इंफॉर्मेशन को फलां फलां जगह पे शेयर कर दूंगा, अगर तो आप एग्री हैं तो इसको यूज करें, अगर आप एग्री नहीं हैं तो फिर आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो प्राइवेसी को इंश्योर करना ये भी ई कॉमर्स सिक्योरिटी के जुमरे में आता है कि वो बताएं, और ये हर जगह लिखा होता है, हम पढ़ते नहीं है। हर वेबसाइट के ऊपर प्राइवेसी पॉलिसी जो है उस ऑर्गेनाइजेशन की दर्ज होती है कि हम ये डाटा कहां कहां आपका शेयर कर सकते हैं और हम इस इंफॉर्मेशन को कहां कहां जो है वो यूज कर सकते हैं जो आप हमारे सिस्टम में डालेंगे। उसके बाद आ गया जी अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी इंश्योर दैट कि ई कॉमर्स साइट कंटिन्यूज टू फंक्शन एज इंटेंडेड, कि हर वक्त ये साइट जो है वो अवेलेबल होगी, और मतलब ऐसे मेजर्स लिए जाने चाहिए कि इनकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया जाए, ठीक है, क्योंकि ऑल द टाइम ओमनीवेयर, याद करो हमने वो भी जो हमने पढ़ा था वो यही पढ़ा था कि ई कॉमर्स एक ऐसा सोल्यूशन है जो ओमनीवेयर है, और ओमनी क्या क्या मतलब हमने पढ़ा था, ऑल द टाइम और ऑल द टाइम जो है वो अवेलेबल है और एवरीवेयर जो है वो अवेलेबल है। तो ये वो 5 डायमेंशंस हैं जो ई कॉमर्स सिक्योरिटी के अंदर हम अगर मेजर करते हैं। अगर हम देखें कि ई कॉमर्स सिक्योरिटी को थ्रेट्स कहाँ कहाँ पे होते हैं, तो ये देखें, ये हमारे पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड, यहाँ से हम इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन स्टोर पे जाते, ऑनलाइन स्टोर में डेटाबेस पड़ी होती है, वहाँ से हमें सारी प्रोडक्ट्स जो है ना वो नज़र आ रही होती हैं और हम कोई ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। जैसे ही हम ऑर्डर प्लेस करते हैं उसके बाद हम पेमेंट्स करते हैं, तो पेमेंट्स जो है ना वो ज़ाहिर है एक बैंक मेरा इन्वॉल्व होगा और एक बैंक जो है वो मर्चेंट का इन्वॉल्व होगा। मेरे बैंक में से पैसे जो हैं वो मर्चेंट के बैंक में से जाने हैं। उसके बाद यहाँ से वो मेरा ऑर्डर जो है वो वेयर हाउस में जाएगा और वेयर हाउस जो है उस चीज़ को शिप कर देगा और वो चीज़ मुझे मिल जाएगी। ये हमारे पास एक ई कॉमर्स का टिपिकल ट्रांजैक्शन है। अब इसमें कहाँ कहाँ पे ये 2 नंबरी हो सकती है, तो आप देखें जी, जब मैं नेट से कनेक्ट हो रहा हूँ यहाँ पे जो है वो मेरे ऑर्डर्स को देखा जा सकता है। फिर जब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तो यहाँ पर ये सारे अटैक्स लिखे हुए हैं, देखें जी, DOS अटैक हो सकता है, सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है, SQL इंजेक्शन हो सकता है, जो जो चीज़ पब्लिकली अवेलेबल है हर जगह पे आप देखें अटैक हो सकता है। यहाँ पर जब मैं मेरे बैंक से इस बैंक के अंदर ट्रांजैक्शन जा रही है तो मेरे जितने भी क्रेडेंशियल्स हैं उनको भी चुराया जा सकता है। तो ये बहुत सारे सिक्योरिटी थ्रेट्स जो है वो एक ई कॉमर्स फर्म को जो है ना वो हो सकते हैं। कौन कौन से सिक्योरिटी थ्रेट्स होंगे और उनसे कैसे बचा जा सकता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट, कम अज़ कम हमें इल्म होना चाहिए कि कॉमर्स सिक्योरिटी या ई कॉमर्स स्टूडेंट को कि हैं वो थ्रेट्स कौन से। ये चीज़ें जनरली भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी एक इंटरनेट यूज़र के होने के नाते, एक ई कॉमर्स यूज़र होने के नाते और एक इंडिविजुअल होने के नाते, क्योंकि आजकल आपके मोबाइल में बहुत सारी ऐप्स मौजूद हैं, बहुत सारे आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, तो ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ से आपको जो है ना वो सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है, इसके ऊपर इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट जो है ना वो बात करेंगे और उसके ऊपर देखेंगे कि कौन कौन से प्रोसीजर्स जो है ना वो अडॉप्ट किए जा सकते हैं। जी थैंक यू वेरी मच जी, बहुत